बाकी हांगकांग को सही कहते हैं यार, कंक्रीट का जंगल। देखना कैसी कैसी बिल्डिंग्स चारों तरफ। वॉश बेसिन पे खड़ा हूँ, शीशे के आगे, मतलब ट्यूबलाइट मेरी गर्दन पे है और छत यहाँ पे। टिकट काउंटर नहीं दिख रहा मेरे को, कहीं पीछे एक था पर वो काम नहीं कर रहा था। बेड पे बाई चांस खड़ा हो गया तो गर्दन कटेगी, और नीचे खड़े खड़े हाथ ऊपर कर दिया तो हाथ कटेंगे। बहुत बिजी इंटरसेक्शन है यार ये तो। दोस्तों जून 2024 का महीना चल रहा है और फिलहाल मैं बैठा हूँ हांगकांग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। आज मैं आप सभी लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ, और ये कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये कहानी है मेरे सफ़र की, दिल्ली से लेके हांगकांग तक की। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, आप लोग सभी जानते हैं कि मैं अफ्रीका में बहुत टाइम से ट्रैवल कर रहा था, और पूरा वेस्ट अफ्रीका मैंने ट्रैवल करा। और वेस्ट अफ्रीका के बाद मैं गया यूरोप कुछ दिनों के लिए, और यूरोप के बाद अब मैंने अपनी नई ट्रिप शुरू करी है। तो शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से हांगकांग की रात के 10:10 पे, और तकरीबन 2.5-3 घंटे पहले मैं एयरपोर्ट पहुंच गया ताकि टाइमली सारी चीज़ें हो जाए। एयरपोर्ट पे जाके मैं विस्तारा एयरलाइंस की लाइन में लगा, और लाइन काफ़ी लंबी थी, बहुत लोग थे लाइन में। थोड़ी देर बाद लाइन आगे बढ़ी और मैं लगभग 20 सीट में था चेक इन काउंटर के, ताकि मैं अपना बोर्डिंग पास ले सकूँ और बैग चेक इन कर सकूँ। इतनी देर में एक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं विस्तारा एयरलाइन के और मेरा PAR मांगते हैं। PAR क्या चीज़ है? PR बेसिकली है प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, जो कि एक तरह से हांगकांग का वीज़ा उसे कह सकते हो। हांगकांग के लिए पहले इंडियंस का वीज़ा ऑन अराइवल होता था, लेकिन कुछ सालों से आपको एक प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। उस PR का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हो, आपको अपनी बेसिक सी कुछ डिटेल्स डालनी होती है, जैसे कि नाम, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की इशू डेट, एक्सपायरी डेट, एंड दैट्स इट। कुछ और चीज़ें होती है, और उसके तुरंत बाद ही फॉर्म फिल करने के 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका PR आ जाता है विद योर QR कोड एंड एवरीथिंग। और मुझे ये चीज़ पता थी कि जो PAR वाला सिस्टम है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और बहुत लोगों का PR आता ही नहीं। जी हाँ, वो रिजेक्ट भी हो जाता है। अब रिजेक्ट होने के कारण क्या है, ये तो इनकी सरकार ही बताएगी। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और शायद हैदराबाद, कर्नाटका, कुछ स्टेट्स ऐसी है उधर से इशूड है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो PR है वो रिजेक्ट कर देंगे, और उस केस में आपको हांगकांग की एम्बेसी से वीज़ा लेना पड़ता है। बहुत आम चीज़ है, बहुत रिजेक्शन होते हैं इसमें। और जबकि कोई इंडिविजुअल मैनुअली प्रोसेस नहीं करता है, ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। आपकी डिटेल्स डालते ही वो आपका तो रिजेक्ट कर देगा, तुरंत दे देगा। अब फॉर्चुनेटली मेरा पासपोर्ट दिल्ली में इशूड था, तो मैं पूरा फॉर्म भरता हूँ और सबमिट करता हूँ, मेरा PR तुरंत आ जाता है। तो मैं अपनी सारी फ़्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग्स बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके प्रिंट आउट्स ले गया उनके, जो कि मैं यूजुअली कभी नहीं ले जाता। मेरी फ़्लाइट दिल्ली से हांगकांग की, फिर हांगकांग से न्यूजीलैंड की, क्योंकि मेरा प्लान आगे ऑकलैंड जाने का है, न्यूजीलैंड। सारे प्रिंट आउट्स मैं साथ ले गया। और जब मैं विस्तारा एयरलाइंस की लाइन में लगा था चेक इन काउंटर पे, ताकि मैं बोर्डिंग पास ले सकूं और अपना बैग चेक इन कर सकूं बड़े वाला, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन थी। धीरे धीरे लोग वहाँ चल रहे थे लाइन में। लगभग जब मैं आधा रास्ता आ गया तो एक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं विस्तारा एयरलाइंस के, और मुझसे मेरा PAR मांगते हैं। मैं अपना PR उन्हें देता हूँ, प्रिंट आउट मेरे पास था, और वो PAR मेरे पासपोर्ट से मैच करने लगते हैं। अब लेकिन समस्या क्या होती है कि जो मेरा PAR था उसमें जो बर्थ प्लेस थी, ऑनलाइन जब मैं फिल कर रहा था तो मैंने हिसार सेलेक्ट करी थी, और मेरे पासपोर्ट पे हिसार की जगह हिसार हरियाणा लिखा होता। मतलब हिसार लिखा है दोनों जगह, लेकिन पासपोर्ट पे आगे हरियाणा भी लिखा था। और PAR फिल करते टाइम ऑनलाइन जब मैं फॉर्म भरा था तो उसमें एक सिर्फ हिसार सेलेक्ट करने का ऑप्शन था, एक था हिसार हरियाणा। तो मैंने सोचा रिस्क नहीं लेते, हरियाणा का नाम भी नहीं आएगा, सिर्फ हिसार लेके सेलेक्ट कर देते हैं। बात तो एक ही है, सिटी का नाम तो सेम है। अब मुझे बताया जाता है कि आपके पासपोर्ट से एग्जैक्टली डिटेल्स मैच होनी चाहिए। इनफैक्ट कि किसी का पासपोर्ट दिल्ली में इशूड है तो दिल्ली भी नहीं लिखा होना चाहिए, सिर्फ दिल्ली लिखा होना चाहिए। न्यू दिल्ली नहीं लिखा होना चाहिए, कुछ भी नहीं, एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। और मुझे बताया जाता है कि मुझे दोबारा से PR अपना भरना पड़ेगा, दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा। अब फ़्लाइट उड़ने में 2 घंटे से भी कम बचे थे, तो मेरे पास टाइम की बहुत कमी थी और चांसेस थे कि मेरी फ़्लाइट छूट जाती। मैं हिम्मत करके अपने आप को शांत रख के आके बैठता हूँ एक टेबल पे, फ़ोन में उनकी वेबसाइट खोलता हूँ, जल्दी सारी डिटेल्स भरता हूँ और अपने PR के लिए अप्लाई कर देता हूँ। तुरंत मेरा PR वापस आ भी जाता है, जबकि मैंने अब की बार हिसार हरियाणा सेलेक्ट करा था। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो PR लेके मैं दोबारा लाइन में लगता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि भाई ये मेरा PR अब इशू हो गया, क्या आप मुझे चेक इन करने दे सकते हैं। बट इट टर्न्स आउट कि आईफोन में जो PR आप भरते हो वो डाउनलोड नहीं होता, ना ही उसका प्रिंट आउट होता, ना आप उसे शेयर कर सकते। इनफैक्ट आप स्क्रीनशॉट भी उसका पूरा एक बार में नहीं ले सकते, वो पूरा स्क्रीन में फिट नहीं आता। अब आपको एंड्रॉयड में ये PR अपना खोलना पड़ेगा या फिर किसी लैपटॉप में। वहीं से एक मेरे सब्सक्राइबर गुजर रहे थे विस्तारा एयरलाइंस की लाइन में, उन्होंने मेरे को पहचाना और वो भागे आए मदद के लिए। हालांकि वो खुद लेट हो रहे थे चेक इन के लिए। उन्होंने बोला कि मेरा फ़ोन एंड्रॉयड है, आप मेरे फ़ोन से अपना PR निकाल लो। अब मैं उनकी वेबसाइट खोलता हूँ, विस्तारा के रिप्रेजेंटेटिव को दिखाता हूँ
उन्हें भी वो नहीं मिलता। एयरलाइन की कोई गलती नहीं है, मैं किसी तरह से किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रहा, मैं ये स्टोरी सुना रहा हूँ जो कि शायद आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो। अब एयरलाइन का रिप्रेजेंटेटिव, उससे समझ में नहीं आता भाई PR दोबारा से रिट्रीव कैसे करूँ मैं, जो मैं पहले मेरा आ चुका, क्योंकि किसी भी ईमेल पे नहीं आता, वो आपके फ़ोन पे नहीं आता, सिर्फ वो स्क्रीन पे आता है कुछ सेकंडों के लिए, और वहीं से आपको उसे डाउनलोड करना होता है या फिर उसका प्रिंट आउट लेना होता है या शेयर कर सकते हो, जो कि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था आईफोन में। हालांकि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन भी था, S24 अल्ट्रा मेरे बैग में, पर वो मदद के लिए मेरे सब्सक्राइबर आते हैं, वो खोल के देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ अपना फील्ड PR रिट्रीव कर पाऊँ सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर करके, पासपोर्ट नंबर डाल के, क्योंकि दोबारा बढ़ता तो 15 मिनट दोबारा लगते हैं। पर उनकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है। फिर पता चलता है कि 10 मिनट के अंदर चेक इन काउंटर बंद होने वाला है, क्योंकि फ़्लाइट उड़ने में अब सिर्फ सवा घंटा बचा था। अब मैं समझ गया था कि मेरी फ़्लाइट मिस होने वाली है और मैं हांगकॉन्ग नहीं जा पाऊँगा, और हांगकॉन्ग से 2 दिन बाद मेरा कनेक्शन ऑकलैंड का भी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा अपने आप को शांत करता हूँ, जाके एक कोने में बैठता हूँ, अपना लैपटॉप खोलता हूँ, फ़ोन से हॉटस्पॉट बनाता हूँ, लैपटॉप से उनकी वेबसाइट खोलता हूँ और बड़ी मुश्किल से उनकी वेबसाइट पे नेविगेट करता हूँ कि कहाँ से मैं अपना PR दोबारा निकाल सकूँ। किसी तरह मैं वो निकालता हूँ। अब वो मैंने डाउनलोड कर लिया फाइनली, लेकिन एयरलाइन बोलती है कि हमें तो इसका प्रिंट आउट चाहिए, और आप प्रिंट आउट वाले कियोस्क पे जाओ, लाइन में लगो, उन्हें ईमेल करो और वो आपको प्रिंट आउट करके देंगे। ध्यान रखिएगा कि चेक इन काउंटर 5 मिनट के अंदर अंदर बंद होने वाला था, और चाहे मेरे को बोर्डिंग पास भी मिल जाता, मुझे नहीं लगता कि मैं फ़्लाइट तक पहुंच पाता। अब एंट्री होती है एक हीरो की तो साथ ही में था वियतनाम एयरलाइंस का काउंटर। उनके जो मैनेजर थे दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, वो मुझे पहचानते हैं और वो मेरे पास आते हैं, बताते हैं कि मैं और मेरी फैमिली आपकी सारी वीडियोस देखते हैं, और बोलते हैं प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ। तो मैंने उन्हें सिचुएशन समझाई। उन्होंने तुरंत एयरपोर्ट स्टाफ को किसी ना किसी को बोल के वो जो PR था उसका अपने पास मंगाया PDF, उसका डाउनलोड करवा के किसी को भेजा। 1 मिनट के अंदर कोई वो डाउनलोड करके लाया। उनका नाम सचिन था, और तुरंत वो अपने कोवर्कर्स को जो कि विस्तारा एयरलाइंस में थे उन्हें बोलते हैं कि मेरी मदद की जाए। फिर फाइनली विस्तारा एयरलाइंस ने मेरी मदद करती है, तुरंत वो मेरा PR आता है, मेरे को 1 मिनट के अंदर बोर्डिंग पास करके प्रिंट देती है, और जो मेरा बैग था वो भी प्रायोरिटी में चेक इन हो जाता है। मेरी सीट अपग्रेड कर दी जाती है, एक नॉर्मल सीट इकॉनमी सीट से मेरे को प्रीमियम इकॉनमी की सीट दे दी जाती है। अब बोर्डिंग पास मिलते मिलते टाइम हो गया था 9:05 और फ्लाइट का उड़ने का टाइम था 10:10। अभी मुझे इमिग्रेशन भी करना था, सिक्योरिटी भी करना था, जिसमें एटलीस्ट 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा लगने वाला था, और जो फ्लाइट का बोर्डिंग गेट था वो फ्लाइट के डिपार्चर से 20 मिनट पहले बंद हो जाना था। यानी कि 10:20 की फ़्लाइट थी तो 10 बजे वो गेट बंद हो जाना था, और मुझे 55 मिनट के अंदर सारी चीज़ें करके किसी भी हालत में बोर्डिंग गेट से फ़्लाइट के लिए बोर्ड करना था। सिर्फ 55 मिनट थी और ये टास्क इम्पॉसिबल था। अच्छी चीज़ क्या होती है कि एयरपोर्ट पे मेरे साथ एक और रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाता है इमिग्रेशन काउंटर तक, ताकि इमिग्रेशन मेरी जल्दी हो जाए। और मुझे मेरे ख्याल से प्रायोरिटी या फिर जो बिज़नेस क्लास वाली इमिग्रेशन थी या फिर वो इमरजेंसी वाली थी, पता नहीं, उधर लेके जाया जाता है, जिधर मैं आज तक पहले कभी नहीं गया दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे। और उधर कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं था। तुरंत 1 सेकंड में मेरी इमिग्रेशन होती है, और इमिग्रेशन के बाद तुरंत सिक्योरिटी आ जाता है। तो सिक्योरिटी पे भी मैं देखता हूँ कि मेरे अलावा कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली। 1 मिनट के अंदर मेरी सिक्योरिटी होती है, वरना इतनी लंबी लाइन होती है इमिग्रेशन पे भी, सिक्योरिटी पे, स्पेशली दिल्ली एयरपोर्ट पे। और फाइनली लकीली मेरी फ़्लाइट नहीं छूटती और मैं बोर्डिंग गेट पे पहुँच जाता हूँ। 9:05 के करीब मैंने बोर्डिंग पास लिया था, और 9:20 से पहले मैं फ़्लाइट के बोर्डिंग गेट पे बैठा था विस्तार एयरलाइंस के फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। जी हाँ, बहुत ही मददगार साबित हुए एयरपोर्ट का जो भी स्टाफ था। और मुझे आज ऐसा लग रहा था कि भी अगर मुझे स्टाफ नहीं जानता, अगर मुझे एयरपोर्ट पे लोग नहीं जानते, तो मैं फ़्लाइट कभी बोर्ड ही नहीं कर पाता। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली एयरपोर्ट के अलावा दुनिया में कोई और ऐसी जगह है जिधर लोग मेरे को इतना ज़्यादा पहचानते हैं। जैसे मैं बस में बैठा फ़्लाइट तक पहुँचने के लिए, लोग मेरे को आके अप्रोच करने लगे, मेरे साथ फ़ोटोज़ खींचने लगे, वीडियोज़ बनाने लगे, लड़के लड़कियां, कपल्स, जवान बड़े सभी लोग। और मतलब फ़्लाइट में चढ़ने तक का तो सफ़र बहुत मज़ेदार हो गया था। काफ़ी अच्छे लोग मुझे बस में मिले, और फिर बस से उतर के फ़्लाइट में मैंने ली एंट्री। अब अच्छी बात क्या थी कि जो मेरी सीट थी वो प्रीमियम इकॉनमी में अपग्रेड कर दी गई थी, और मेरी सीट थी 4F। बैठता हूँ मैं, विंडो सीट मुझे दे दी जाती है। हालांकि मैंने ऑलरेडी एग्जिट रो वाली सीट करार की थी एक्स्ट्रा पैसे देके इस फ्लाइट में, लेकिन वो इकॉनमी क्लास थी। अब मेरे पास एक्स्ट्रा लेग रूम की सीट थी प्रीमियम इकॉनमी में, विंडो वाली। अब उस विंडो सीट पे बैठ के मैं एक राहत की सांस लेता हूँ, और कुछ ही देर में मुझे ला के दे दिया जाता है प्रीमियम इकॉनमी का फूड मेन्यू, जिसके थ्रू मैं अपनी पसंद से चीज़ें देख के मंगवा सकता था। उसमें कुछ ड्रिंक्स भी थी और खाने के भी तरह तरह के ऑप्शंस थे। और टाइमली ही 10:20 पे ही फ़्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ करना शुरू करती है। फ़्लाइट बिल्कुल पंक्चुअल थी, पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्योटिक था।
लेकिन फाइनली अब मैं टेक ऑफ कर लेता हूँ दिल्ली एयरपोर्ट से हांगकांग के लिए। हांगकांग एयरपोर्ट पे फ़्लाइट रनवे पे उतरती है। मैं एयरपोर्ट के कुछ नज़ारे देखता हूँ, एयरलाइंस देखता हूँ, कौन कौन सी एयरलाइंस की फ़्लाइट्स यहाँ पे आई हुई है। कैथवे पैसिफिक की फ़्लाइट्स दिखी, यूनाइटेड की दिखी, काफ़ी अलग अलग एयरलाइंस दिखी और ऊपर से भी एयरपोर्ट की और सिटी के नज़ारे थे वो काफ़ी शानदार थे। फाइनली हम पहुंच जाते हैं हांगकांग एयरपोर्ट के अराइवल्स पे। अब अराइवल्स पे आने के बाद इमिग्रेशन पहुंचने से पहले एक फॉर्म था जो कि भरना था एयरपोर्ट पे। उस फॉर्म में बेसिक डिटेल्स थी, पासपोर्ट नंबर, नाम वगैरह। वो फॉर्म मैं भरता हूँ और बढ़ता हूँ इमिग्रेशन काउंटर की तरफ। अब मैं प्रिपेयर था कि इमिग्रेशन काउंटर मेरे से काफ़ी सवाल हो सकते हैं। जब मैं इमिग्रेशन पे जाता हूँ तो मुझसे पूछा जाता है कि भी आप यहाँ किस लिए आए हो। मैं बोलता हूँ घूमने के लिए आया हूँ। बोलते हैं कितने दिन रहोगे। मैं बोला 3 दिन में मैं जा रहा हूँ न्यूजीलैंड। बोल रहे अच्छा हांगकांग में आप क्या क्या घूमोगे। आप लोग जानते हैं मेरे प्लान्स बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं और इनफैक्ट मैंने बहुत ज़्यादा प्लानिंग करी थी अब की बारी, फिर भी मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मैं हांगकांग में क्या क्या घूमूंगा, क्योंकि मैंने कुछ रिसर्च नहीं करी कि मैं कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता इमिग्रेशन ऑफिसर खुद ही बोल पड़े अच्छा तुम्हें तो न्यूजीलैंड जाना है, तुम तो 2-3 दिन ही रुकने वाले हो। बोलता कोई नहीं। काफ़ी फ्रेंडली था ऑफिसर, फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था और उन्होंने मेरे से मेरी न्यूजीलैंड की फ़्लाइट मांगी। मैंने फ़्लाइट दिखाई, न्यूजीलैंड का वीज़ा भी दिखाया और तुरंत उन्होंने मेरे को मेरा पासपोर्ट लौटाया, साथ में वो अराइवल कार्ड जिस पे मैंने डिटेल्स भरी थी वो भी वापस लौटा दिया। PAR जो था वो भी उन्होंने मेरा देखा था, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, वो भी लौटा दिया। सारे डॉक्यूमेंट्स लौटा दिए और एक छोटी सी स्लिप भी दी जिस पे मेरा पासपोर्ट नंबर था और यूँ लिखा हुआ था कि मैं 14 दिन तक शायद और इधर रह सकता हूँ, डेट लिखी हुई थी। फ्लाइट के लैंड होने के 15 मिनट के अंदर अंदर मैं इधर पहुँच गया था। अब बात कर लेते हैं कि ये स्टोरी मैंने क्यों सुनाई और क्यों ना मैं सारा सफ़र रिकॉर्ड ही कर लेता। तो इसी पीछे काफ़ी कारण थे। पहली चीज़ तो काफ़ी हड़बड़ाहट में चीज़ें होने लग रही थी दिल्ली एयरपोर्ट पे और मुझे पता था कि अगर मैं रिकॉर्ड करने लगा तो मेरी फ़्लाइट छूटेगी ही छूटेगी। तो इंस्टेड मैंने सोचा कि ये जो पूरा सफ़र था इसे एक स्टोरी के थ्रू आप लोगों के पास डिलीवर किया जाए और आप में से जो भी लोग हांगकांग आना चाहते हैं वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहे कि जब भी आप अपना PR भरे, डिटेल्स बिल्कुल एग्जैक्टली जो पासपोर्ट में दी गई है वो भरे। अगर आपका PR रिफ्यूज़ हो जाता है या ऑनलाइन रिजेक्ट हो जाता है तो आपको नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से वीज़ा अप्लाई करना होगा हांगकांग का, एक टूरिस्ट वीज़ा जो कि शायद से 1-2 हफ्ते का ही मिलता है, सिंगल एंट्री। और जो मेरा PR था वो मल्टीपल एंट्री और मेरे ख्याल से 3 महीने तक वैलिड है, कुछ ऐसा है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से हम सिटी पहुँचेंगे। मेरा जो होटल है हालांकि उसका चेक इन टाइम है दोपहर के 1 बजे शायद और अभी बजे है सुबह के 8 भी नहीं बजे, 7:45 हुए। तो चेक इन टाइम में 4-5 घंटे, पता नहीं है टाइम अपन कैसे बिताएंगे। जो भी हो चूरमा खाते हैं और फिर देखते हैं। सुबह के बज गए 9:30, काफ़ी देर आराम कर लिया उधर बैठ कर। अब चलते हैं शहर की तरफ, ट्रेन वगैरह लेते हैं, निकलते हैं बाहर, रास्ता ढूंढते हैं सिटी सेंटर के लिए। ट्रेन कहाँ से मिलेगी। यहाँ पे ना ये प्राइवेट बसेस की कंपनीज़ है और ये ना ऐसे ऐसे लोगों को बुलाते हैं हमारे आ जाओ, जैसे चीखते लोकल मार्केट में नहीं चीखते हमारे से टिकट ले लो, हमारे से ले लो, ऐसे बुला रहे थे। और शहरों की बसेज है यहाँ से। ये लगा हुआ भाई बोर्ड, अभी इधर लिखा हुआ है मेनलैंड और मकाओ का ट्रांसपोर्ट। मेनलैंड मतलब मेनलैंड चाइना और मकाओ जो भी चाइना के अंडर आता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि हांगकांग देश है या क्या चीज़ है। एक्चुअली हांगकांग कंट्री तो चाइना के अंडर आता है पर एक ऑटोनोमस रीजन है ये, पर इसका जो भी डिफेंस है और फॉरेन अफेयर्स है वो चाइना देखती है। और ना 1997 तक ये ब्रिटिश के अंडर भी आते थे, तो इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश की समस्या नहीं है यहाँ पे, जो कि शायद मेनलैंड चाइना में बहुत ज़्यादा होती है। और 2047 तक है शायद इनका ये एग्रीमेंट, फिर ये पूरी तरह शायद चाइना के अंडर आ जाएंगे। ये रिवाइड ट्रेन टिकट्स टू द सिटी। कमाल की बात है कि यहाँ पे कार्ड नहीं लेते, सिर्फ कैश से पेमेंट होगी। तो उन्होंने बोला कि कैश निकलवा लाओ ATM से। मैं ट्रेन टिकट लेने लग रहा था हांगकांग की यहाँ से सेंटर की, पर पहले कैश निकलवाना पड़ेगा हांगकांग डॉलर। आ गया भाई ये ATM। आज मैंने ट्रॉली ले ली थी। ATM ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई गेमिंग मशीन हो। देखा अब ना भाई इनकी ना खुद की करेंसी भी है, ये चाइनीज़ करेंसी यूज़ नहीं करते। हांगकांग की अपनी करेंसी है हांगकांग डॉलर। ये कह रहा है बाजार का नोट अवेलेबल 500 का है, 100 का है, मतलब डॉलर। अब 100 हांगकांग डॉलर हुए इंडिया के 1070 रुपये, क्योंकि एक हांगकांग डॉलर में अपने इंडिया के 10.70 रुपये होते हैं। ऑलमोस्ट 11 ही मान लो चलो आप। तो अपन इंडिया के 10-11 हज़ार तो निकलवा ही लेते हैं। उसके लिए अपने को चाहिएंगे $1000 ताकि खुले मिल जाए, इसलिए मैंने 900 डाल दी, वरना ये $1000 का नोट देता। और ये देखो भाई चाइनीज़ युआन भी यहाँ पे निकलते हैं, हांगकांग डॉलर या RMB, दोनों करेंसी मिल जाएगी, चाइना की भी हांगकांग की भी। पैसे कट के मेरे खाते से 9600 रुपये, मैसेज आ गया ऊपर। तो अपने 9600 में मुझे मिल गए 900 हांगकांग डॉलर। कुछ ऐसी दिखती है इनकी करेंसी भाई। ये 100 का नोट है, ये 500 का है, ये देख लो।
चलो चल के अब ट्रेन टिकट लेते हैं, कैश तो आ गया अपने पास। यहाँ पे ना ट्रेन टिकट के खूब सारे काउंटर्स है, तो मैं अब की बार जिस पे है ना तो पेमेंट करने के लिए मैंने कैश निकाला और इनसे ही पूछा कि सिर्फ कैश लेते हो ना, तो बोले नहीं कार्ड भी लेते हैं, आप कार्ड से कर सकते हो। तो इस वाले काउंटर मैंने कार्ड से कर दी पेमेंट। 115 हांगकॉन्ग डॉलर की थी सिंगल वे जर्नी, अपने इंडिया के 1200 रुपये लगा लो, और राउंड ट्रिप अगर लेना हो तो वो 205 हांगकॉन्ग डॉलर का था शायद, हांगकॉन्ग जाना और आना। फिर कोलून करके एक जगह है हांगकॉन्ग में, उसकी थोड़ी सी महंगी थी, अलग अलग रेट थे। या तो भी ट्रेन एकदम यही है मेरे ख्याल। अरे यार मैं ये साथ ही ले आया, ट्रॉली तो छोड़नी ही भूल गया। चलो भाई, ट्रेन तो मस्त है इनकी। मेरे को ना बाकी एक ट्रेन चेंज करनी है, इसके बाद 2 ट्रेन लेनी पड़ेगी। ये वाली मेरे को बता देगी हांगकॉन्ग स्टेशन, फिर हांगकॉन्ग स्टेशन से शायद सेंट्रल स्टेशन जाना है, और उसी के पास में जो सिटी सेंटर, अजीब से नाम है इनके, मेरे समझ नहीं आता, बोलना नहीं जाता, तशमशा तशुई कुछ ऐसे नाम है। ये क्या है भाई, डोरेमोन के स्टिकर लगा रखे मेट्रो में, मुझे लग रहा है बच्चों की मेट्रो में बैठ गया। चल पड़ी भाई। मेरे को ना ताइवान से सिमिलर लग रहा है। एयरपोर्ट पे आया, एयरपोर्ट से फिर सिटी की मेट्रो ली, कुछ सिमिलर से नज़ारे, सिमिलर से लैंडस्केप, सिमिलर सी बिल्डिंग्स और हाई राइजेस। बाकी खैर दोनों काफ़ी नज़दीक भी है ताइवान और हांगकॉन्ग, तो क्लाइमेटिक कंडीशन सिमिलर सी है। दोनों देशों में चाइनीज़ लिखी दिखती है, लोग भी वैसे ही दिखते हैं, तो इस वजह से बहुत सिमिलर लग रहा है मेरे को अभी तक। एयरपोर्ट से ट्रेन लेके सिटी जाने तक का एक्सपीरियंस तो बहुत ही सिमिलर है। बाकी आप देख ही सकते हो ट्रेन की स्पीड कितनी ज़्यादा है, साथ में जो भी बसेस, ट्रक्स, इवन गाड़ी है, गाड़ियों को भी पछाड़ते हुए जा रही है ये ट्रेन इनकी, हाईवे पे साथ साथ जो चल रहे हैं। इसकी ना डोरेमोन मेट्रो की मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ ये लगी, ये ना सफ़र दिखाता है कि कितना % कंप्लीट हो गया। जितनी ज़्यादा ब्लू लाइट जलती जाएगी ना उतने नज़दीक आ गया आप स्टेशन के। ये देखो, मतलब यूँ नहीं है सिर्फ कि भी नेक्स्ट स्टेशन ये है, यूँ भी दिखा रहे हैं कि हम कितना नज़दीक आते जा रहे हैं उसके। और फिर स्टेशन के बाद ये बस 2 ही जगह रुकती है, फिर तीसरी जगह सीधा हांगकॉन्ग, मतलब स्पीड जाती है। यार ये क्या कार्टून बना रखे हैं। आ गया भाई हांगकॉन्ग स्टेशन। ओके चलो भाई, यहाँ से निकल गया अपन बाहर। मैं भी सोच रहा था टिकट का तो यूज़ ही नहीं आया, ये जो इन्होंने टिकट दी थी ये फाइनली बाहर निकलते टाइम काम में आई है। अब यहाँ से अपने को जाना है पैदल चल के सेंट्रल स्टेशन, और सेंट्रल स्टेशन पे जाके शायद ये लेनी है रेड लाइन, तुसुआन वन लाइन शायद, देखते हैं भाई। शहर के लिए एग्ज़िट करना है, मेरे को दिख नहीं रही एग्ज़िट कौन सी है, ये होगी शायद। ये आ गया शहर भाई। इनकी टैक्सियाँ मस्त है। बाकी ये हांगकॉन्ग में ना सारी इस तरह की टैक्सियाँ दिख रही थी मेरे को, ये पुरानी ये गाड़ियाँ मस्त लगती है यार। बाकी हो सकता है शायद मैंने एशिया में इतना ट्रैवल नहीं करा अब तक, ये रीज़न हो। मुझे तो अभी तक बहुत ज़्यादा ताइवान से सिमिलर लग रहा है, पर हाँ ताइवान शायद इससे थोड़ा और ज़्यादा साफ़ सुथरा था। चलो अब मैं बाहर आ गया, अब अपने को पैदल चल के जाना है सेंट्रल स्टेशन। 7-8 मिनट की वॉक होगी शायद यहाँ से। मैं ना स्टेशन से निकल के बाहर आ गया, और ऊपर निशान से भी थे, मुझे लग भी रहा था अंदर से रास्ता जाता होगा, और ये रास्ता स्टेशन से सीधा अंदर के अंदर जाने लग रहा है, मेरे ख्याल से सेंट्रल स्टेशन ही जाएगा। और मैं बाहर निकल के आ गया। मैं दोबारा मेट्रो स्टेशन में ऊपर चढ़ गया, और ऊपर एक मॉल था मेट्रो के ऊपर ही, इधर आ गया मैं, शायद इधर से रास्ता निकलेगा। ये देखो भाई, ये मॉल से निकलती इधर ये रास्ता जुड़ गया। अब ये पार करती उधर से सेंट्रल स्टेशन आ जाएगा कहीं। आ गया भाई फाइनली अपना सेंट्रल स्टेशन। टिकट काउंटर नहीं दिख रहा मेरे को कहीं, पीछे एक था पर वो काम नहीं कर रहा था। ये आ गया भाई खूब सारी मशीन्स टिकट्स की, सिंगल जर्नी इशूइंग मशीन, टिकट इशूइंग मशीन, टच डेस्टिनेशन ऑन मैप,
सिलेक्ट टिकट टाइप, टच कैसे करे, अपने को जाना इधर। अरे भाई इस पर टच करते ही आ गया, टच स्क्रीन था ये, बाहर आ गई। इसमें पैसे डालना है, 100 का डाल देते हैं, 100 का नोट डाल दिया मैंने, 100 हांगकॉन्ग डॉलर। क्या हो गया, 100 का लेता नहीं गए, लेता तो लिख रखा है 100 यार। 12 हांगकॉन्ग डॉलर की टिकट, यानी कि अपने इंडिया के 130 रुपये मान लो, पर ये पैसे ही नहीं काट रहा मेरे। काट ले यार, क्या दिक्कत है इसके। ये तो मेरा नोट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पर इधर लिखा है टैप टू राइड, मतलब वीज़ा कार्ड से राइड हो जाएगी। तो चलते हैं, मैं सीधा वहीं पे लगा दूंगा टैप घुसते टाइम। ये है भाई वीज़ा वाला, ये अभी ध्यान दिया, ये सही है। ये है तो स्वैनबू वान लाइन जो भी है, इधर है अपनी को, इसमें जाना है। ये अपन सेंट्रल से चढ़े, फिर अगले से अगला स्टेशन है अपना तसीम शाह तशुई। ये सारा सेंटर के पास का एरिया, तसीम शाह तशुई, जॉर्डन, मोंगकोक ये सारे। भाई इतनी देर होगी पता नहीं कहाँ का धक्के खाते हुए, इतने बड़े बड़े स्टेशन है। सेंट्रल स्टेशन से फिर इधर आया सुमचू, जो भी अजीब सा नाम है इनका, चिम चम चुम। जब भी चिम चम चुम करूँ तो समझ आना मेरे को बोलना नहीं आ रहा, किसी भी चाइनीज वर्ड के लिए। तो ये चिम चम चुम जो भी है, इधर आ गया मैं। फिर इधर भी मॉल था, मॉल से और कंफ्यूजिंग, सड़क का रास्ता नहीं मिल रहा एग्जैक्ट। बड़ी मुश्किल से किसी से पूछा, यहाँ पे एक तो लोग बात भी नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं कि मैं जाके बोलना नहीं, उन्हें देख क्यों लगता है कि ये बात नहीं करेंगे, ऐसे नीचे मुँह करके अपने ही अपने में रहते हैं। तो सोचता भी हूँ मैं भाई क्यों छेड़ा किसी को। आ गया भाई फाइनली, यहाँ का ही होटल होगा मेरा किसी बिल्डिंग में। इलाका तो सही है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। पीछे मॉल था, फिर अब 7-Eleven और लोकल खूब सारे मार्केट्स वगैरह, गाड़ियों के महंगे महंगे शोरूम थे इधर। अपने बताने इधर से लेफ्ट। चलो भाई, बहुत बिजी इंटरसेक्शन है यार ये तो। अरे भाई रे रुक जा, यूँ लग रहा था चढ़ाएगा ऊपर। बाकी हांगकांग को सही कहते हैं यार, कंक्रीट का जंगल। देखना कैसे कैसी बिल्डिंग्स चारों तरफ। यूँ तो ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से तो फैला हुआ नहीं, सारी ऊपर ऊपर के फ्लोर पे फैली हुई चीज़ें। अब मेरा जो होटल है वो भी इनमें से किसी बिल्डिंग में है, कंफ्यूजिंग सा होगा थोड़ा। देखना यार कितने एसी देखने लग रहे हैं। इसमें है भाई होटल चुंगकिंग मैंशन में, इतनी सारी मंजिलें है भाई। देखना इधर एक ट्रैवलर हॉस्टल भी है कोई, इतनी मंजिलें और लिफ्ट ही है, कभी 14 फ्लोर पे कभी 15 पे। अपने को जाना है 6ठे फ्लोर पे, वो ए था, ई ब्लॉक है। चलो भाई ई आ गया। वो वाली लिफ्ट सिर्फ जाती है ऑड नंबर वाले फ्लोर्स पे, ये इवन वाली पे। मैं गलती से उसमें घुस गया, वापस आया। भाई ये तो बिल्कुल इंडियन मार्केट है, लोकल सारी इंडियंस, बांग्लादेशी, पाकिस्तानियों की दुकानें हैं। सारी हिंदी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, बंगाली बोल रहे हैं। अपनी जूस की दुकान, बिरयानी वगैरह, इधर सब वो सामान है बिल्कुल भाई। लेकिन रब तो हांगकांग में इस बिल्डिंग में घुसे बात तो 6ठे फ्लोर में जाना है अपने को। भाई किसी का दम घुटता होना, वो इंसान तो नहीं रह सकता ऐसी बिल्डिंग में। ये है भाई अपना गेस्ट हाउस। ये आ गया भाई अपना कमरा होटल का, और शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। सस्ते के चक्कर में ले तो लिया, लेकिन मैं अब ऐसे सोच रहा हूँ भाई इधर समय कैसे गुजरेगा। कोई खिड़की नहीं, कोई वेंटिलेशन नहीं, इतना ज़्यादा क्लोस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है भाई। मतलब अभी तो मैंने 0.5x पे कर रखा है लेंस, तो उससे थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको कमरा। फिर भी असली में बस ये है, इस बेड में तो मैं फिट ही नहीं आऊँगा यार। ये बेड है, और ये हाथ से मैं पंखा भी रोक सकता हूँ, छत पे भी आराम से अपनी कलाई तक बिठा सकता हूँ। ये तो भाई बेड पे बाई चांस खड़ा हो गया तो गर्दन कटेगी, और नीचे खड़े खड़े हाथ ऊपर कर दिया तो हाथ कटेंगे। भाई साहब क्या करे यार। मेरे को पता था हांगकांग काफ़ी महंगा है, तो मैंने होटल्स वगैरह देख रहा था, पर मेरे को होटल्स कुछ सस्ते भी दिख रहे थे। जैसे ये होटल मेरे ख्याल से एक रात के
3,000 रुपए। और एक रात के 3,000 रुपए तो बहुत कम है हांगकांग में, क्योंकि बाकी होटल देखोगे, अब जैसे मैंने सोचा कि कोई अच्छा होटल लेके जाऊँ तो मैं हयात वगैरह देखने लगा, उनकी कीमत 25-25 हज़ार है एक रात की। इवन हॉलीडे इन भी 20,000 के करीब एक रात का। तो देख लो ये उनसे कितना 10 गुना सस्ता है, लेकिन उसी हिसाब का है। फिर फोटोज़ में कुछ नहीं पता चलता। कई बार भाई ये धोखा भी जाता है कि चीज़ फोटोज़ में कुछ और लग रही होती है, लेकिन असली में बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। मैंने एक रात एक्स्ट्रा करा लिया है और अब ये कह रहे हैं कि भी जो एक्स्ट्रा रात है उसके हम पैसे वापस नहीं दे सकते। सस्ते के चक्कर में फंस गए भाई। भाई साहब बेड है, बेड पे ही फ्रिज है, वहीं पे टीवी है, वहीं पे पंखा है, वहीं पे लाइट है, इतनी जगह में सारी चीज़। बाकी भाई एशिया में ट्रैवल करना मेरे को इसलिए भी नहीं पसंद, आप देख ही सकते हो। मैं वॉश बेसिन पे खड़ा हूँ, इसके आगे शीशे के आगे ये ट्यूबलाइट है और ये छत है। मतलब ट्यूबलाइट मेरी गर्दन पे है और छत यहाँ पे। और सेम चीज़ मेरे साथ होती थी ताइवान में। मतलब हर चीज़ इतनी छोटी छोटी है भाई। और मतलब अगर आपकी हाइट एवरेज से थोड़ी भी ज़्यादा है तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है। मैं 6.5 फुट का हूँ, 6 फुट 4 इंच, और मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। पता नहीं भाई, किसी तरह नहाया जाता है तो नहाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करना है और थोड़ा सा आराम करता हूँ। इस वीडियो को रखते हैं अपन यहीं तक। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।